मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं YouTube पर देखने वाले इस व्याख्यान को YouTube पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूं। हमने आपको पिछले व्याख्यान में क्षेत्रीय असमंजसता के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय असमंजसता के दुष्परिणाम, जो इस प्रकार से हैं। अनेक समाजशास्त्रियों एवं अनेक विद्वानों ने बताया है कि भारतीय समाज एवं सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विविधता के बावजूद भी उसमें एकता पाई जाती है, चाहे वो अनेक धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे भाषा हो या क्षेत्र विशेष या भौगोलिक विभिन्नता, अनेक प्रकार की विविधता होने के बावजूद भी भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता मानी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा देने वाले जो प्रमुख कारक हैं, चाहे वो भौगोलिक है, चाहे भाषा है, चाहे धर्म है या अन्य प्रकार के जो कारक हैं, उनके आधार पर क्षेत्रीय असमंजसता के जो दुष्परिणाम हमको देखने को सामने मिलते हैं या जो मिल रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट है विध्वंसक एवं संकीर्ण नेतृत्व विकास। यानी इसका तात्पर्य यह है कि कई बार अनेक राजनीतिक पार्टियों के या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो क्षेत्र नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र विशेष को महत्व देकर के अनेक प्रकार के इस प्रकार की घोषणा करते हैं या वहाँ के निवासियों को इस प्रकार का प्रलोभन देते हैं या उनको उकसाते हैं कि हमारा क्षेत्र है, इसमें किसी प्रकार का विकास ज़्यादा होना चाहिए, और उनमें एक क्षेत्रता की भावना भड़का करके वो कई बार हड़ताल करवा देते हैं, तोड़फोड़ करवा देते हैं, आंदोलन करवा देते हैं, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वो आंदोलन करते रहते हैं, जिससे कई बार स्थिति भयानक हो जाती है और क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण भी ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए क्षेत्रीय असमंजसता यानी बाधक मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है भाषावाद की समस्या। सेकंड पॉइंट है भाषावाद की समस्या। भाषावाद की समस्या। भाषावाद की समस्या यानी भाषावाद हमारे देश में भारतीय संविधान के द्वारा कम से कम प्रचलित 16 भाषाओं को मान्यता दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं या टीवी के चैनल के माध्यम से देखते हैं कि उसके बावजूद भी अनेक क्षेत्रों के लोग जहां लोकल भाषा बोली जाती है उस भाषा को यानी केंद्र सूची में डलवाने के लिए या उसको मान्यता प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन करते हैं और अपनी भाषा को तवज्जो देने के लिए वो हर प्रकार से प्रयास करते हैं, जिसके कारण भी भाषा के आधार पर अनेक प्रकार के छोटे मोटे कई बार आंदोलन भी होते हैं और उपद्रव भी हो जाती है, हिंसा भी हो जाती है और बंद का आयोजन भी कर दिया जाता है, जिसके कारण भी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने में यानी परेशानी महसूस होती है। इसलिए भाषा भी एक ऐसा प्रमुख मुद्दा है जो क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा देता है, जो भी एक तरह का ये दुष्परिणाम है, क्योंकि कई बार चक्का जाम कर देते हैं या पूरे रास्ते बंद कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, उससे कई बार आगजनी तक हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है और अपनी भाषा को केंद्र की सूची में डलवाने के लिए या मान्यता दिलवाने के लिए संघर्ष चलते रहते हैं, जो हम आए दिन कई बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है या टीवी न्यूज चैनलों में चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषावाद भी एक क्षेत्रीय असमंजसता का प्रमुख रूप से दुष्परिणाम है। अगला पॉइंट है नंबर 3, राष्ट्रीय एकता में बाधक। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में बाधक। राष्ट्रीय एकता में बाधक। राष्ट्रीय एकता में बाधक यानी क्षेत्रीय असमंजसता राष्ट्रीय एकता में बाधा है, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के लोगों को यानी राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करना चाहिए, राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। और भारतीय संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी अन्य मांग के आधार पर आप मतलब क्या है राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाएं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार से
ऐसा कार्य करे या उसमें ऐसे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करे नागरिकों में, जिससे कि किसी प्रकार की क्षेत्र विशेष को लेकर के वो बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि क्षेत्र विशेष के आधार पर कई बार मतलब क्या है, जब चुनाव आते हैं तो वहाँ के जो क्षेत्रीय जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वहाँ पर भड़काऊ भाषण देते हैं और उससे कई बार उन लोगों में क्षेत्रता की भावना उकस जाती है और वे उनके आधार पर अनेक प्रकार के आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को धक्का लगता है और उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी को राष्ट्र की एकता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ही मतलब क्या है, एक दुष्परिणाम ही है कि राष्ट्रीय एकता में ये क्षेत्रीय समझौता कई बार बाधा के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 4, सामाजिक न्याय में बाधक। सामाजिक न्याय में बाधक। सामाजिक न्याय में बाधक। सामाजिक न्याय में बाधक यानी सामाजिक न्याय में बाधक इसलिए है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर, यानी जब भी कोई भी XYZ किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है और वहाँ का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है या एक अच्छा केंद्रीय मंत्री बन जाता है या अच्छे पद पे उसको कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाता है, तो वो सबसे पहले वहाँ की जनता की भी ये सोच हो जाती है कि हमारे राज्य का या हमारे क्षेत्र का मंत्री बना है या मुख्यमंत्री बना है या प्रधानमंत्री बना है कि यानी हमारे क्षेत्र में ज़्यादा विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में और उसकी भावना भी होती है कि वो अपने क्षेत्र में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करें, वहाँ का उद्धार करें, वहाँ अधिक रोजगार के साधन खोले जाएं, वहाँ सड़कों चौड़ी की जाए, सड़कों की सुविधा प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जिन क्षेत्रों के ऐसे नेता जो मंत्री नहीं बन पाते हैं या मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं या बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी अनदेखी हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ एक सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष पर ज़्यादा जोर देता है, जिसके कारण भी सामाजिक न्याय मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है जो देखने को मिलती है। तो ये भी हम एक तरह का सामाजिक दुष्प्रभाव ही इसको मानेंगे। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय तनावों को बढ़ावा देना। नंबर 5वां पॉइंट है क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा। क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा। तो क्षेत्रीय असमंजसता से क्या होता है, क्षेत्रीय तनाव में कई बार तनाव बढ़ते हैं, उससे एक दूसरे क्षेत्र के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, घृणा हो जाती है। क्योंकि किसी एक क्षेत्र विशेष में विकास कार्य ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर सारी लाइट पानी सड़क की सारी सुविधा पर विशेष जोर दिया जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर वे लोग जो उनके विकास से वंचित हैं या वहाँ पर उचित काम नहीं होता है, तो वहाँ पर उन लोगों में एक तरह का तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण भी क्षेत्रीय असमंजसता एक तरह से दुष्परिणाम ही माना जाएगा। अगला पॉइंट है नंबर 6 में है प्रगति में बाधा। प्रगति में बाधा। प्रगति में बाधा। प्रगति में बाधा यानी क्षेत्रीय असमंजसता का ये सबसे लास्ट पॉइंट है, प्रगति में बाधा। क्यों, इसमें क्या होता है, क्षेत्रीय असमंजसता के द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष के द्वारा, यानी कई बार वहाँ पर कोई काम नहीं होता है तो वहाँ के लोग कई बार धरने प्रदर्शन करते हैं, उपद्रव करते हैं, आगजनी तोड़फोड़ कर देते हैं। तो जहाँ पर जो विकास कार्य चल रहा है या प्रगति चल रही है, वो भी प्रगति उस समय विशेष के लिए कुछ समय के लिए वो रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय समझौता एक तरह की राष्ट्रीय एकता के विकास में, उसकी प्रगति में बाधा के रूप में देखी जा सकती है, जिससे भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय समझौता राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रगति में बाधा के रूप में देखी जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय समझौता के जो दुष्परिणाम है उनमें हम एक संकीर्ण नेतृत्व माने या भाषावाद की समस्या या राष्ट्रीय एकता में अनेक प्रकार की जो बाधा उत्पन्न होती है, सामाजिक न्याय संबंधी देखें या क्षेत्रीय तनाव में जो बढ़ावा मिलता है या प्रगति के रूप में जो बाधा देखने को मिलती है, ये सभी क्षेत्रीय असमंजसता के दुष्प्रभाव हैं जो क्षेत्रीय असमंजसता के कारण पनपते हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में क्षेत्रीय असमंजसताओं को के जो दुष्परिणाम हैं उनको दूर करने के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आज आपको इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।